वो मेजर टेस्ट हुआ था ना कल, यस मैम। उसमें फिजिक्स आई थी। मेजर टेस्ट हुआ यस था। मैम। Okay. गुरी कल तुमने टेस्ट दिया था, मेजर टेस्ट? गुरविंदर, गुरविंदर बेटा टेस्ट दिया था कल आपने? नो मैम। क्यों? मैम बहुत ही ज्यादा मतलब मैम अर्जेंट काम हो गया, पता नहीं क्या होता है मैम, जब भी मतलब टेस्ट होता है मैम, कल भी मतलब घर पर नहीं था। तो घर पर नहीं था तो घर पे रुकना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हें पता है टेस्ट है, एग्जाम। मैम रुकना तो चाहिए था मैम, पता ही नहीं लगता मतलब ऐसे काम आ जाता है, अभी छोड़ भी नहीं सकते। तो अभी 1 महीना है, 1 महीने के लिए तो तुम छोड़ सकते हो ना, अदरवाइज तो फिर जेई कैसे निकलेगा? मैम थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी मतलब। मुझे बताओ, बस उस पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, क्या फैमिली प्रॉब्लम थी? बताओ क्या था ऐसा जो तुमने छुट्टी लेनी पड़ी? पूरे 12 घंटे तो थे तुम्हारे पास देने के लिए, रात की 11 बजे तक खुली रहती है ना टेस्ट। रात को 11 बजे तक कर सकते हो, क्यों नहीं करा? संध्या तुमने दिया था टेस्ट कल? संध्या? यस मैम दिया था। ठीक है। नेहा तुमने तुमने दिया था। ठीक है, ठीक है। नेहा तुमने कल पूरे समय के लिए क्यों नहीं दिया टेस्ट? मैम फोन हो गया था खराब। ये फोन का कब तक बहाना चलेगा? हाँ, कब तक चलेगा ये फोन का बहाना? और बोलो, कब ठीक होगा फोन तुम्हारा? मैम ठीक करा दिया था, वो खुद ही मतलब ठीक तो हो गया था, फिर दोबारा स्विच ऑफ हो जा रहा है खुद ही। ठीक कराने के बाद भी? यस मैम। ठीक कराने के बाद भी स्विच ऑफ हो रहा है? तुमने ठीक कराने दिया ही नहीं मोबाइल। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने दिया ही नहीं ठीक करने के लिए फोन। मैम दिया था। क्लास के दौरान नहीं होता स्विच ऑफ? हो रहा था तभी, पिछली बार क्लास लीव हो गई थी। और फोन कोई और ले लो, टेस्ट किसी और मोबाइल में दे दिया करो। हम्म। हाँ जी मैम। मैम हम्म। मैम जो आपने पिछली बार की टेस्ट डिस्कशन की पीडीएफ फाइल भेजी थी ना, हम्म। मैम वो जो कल टेस्ट हुआ था आपने वो भेज दी थी मैम, मैंने कल ही रखी वो। मैंने कौन सी वाली भेजी थी, इस टेस्ट वाली? हाँ जी मैम। मैम वो सारा सॉल्व हुए हुए थे वहां पे क्वेश्चंस, मैंने कल एक्चुअली उसे सॉल्व करने लगी। मैम जब मैंने ओपन करके देखी कि ये तो आज ही हुआ है, टेस्ट हो ही वाली है। नहीं, मैंने ये वाला तो तुम्हें नहीं दिया। नहीं मैम आप एक बार ओपन करके देखिए जो आपने हमारे ग्रुप में भेजी हुई है। एक सेकेंड। आंचल तुम फॉर्म फिल कर देना बेटा ऐसे ही, ठीक है? यस मैम। ये वाला टेस्ट था ना? यस मैम। मैम आपने ये वाली सॉल्व करके भेजी हुई थी, पिछली बार भेजनी दूसरी थी पर भेज ये दी थी। तुमने तो इसमें से छाप दिए होंगे फिर फटाफट। नहीं मैम वो निकाला ही कर ले मैम, शाम को करने लगी थी मैंने तो कल शाम को ओपन किया वो। बाकी और किसी ने तो देखा भी नहीं होगा, कहाँ ही देख पाए होंगे। हम्म। फिर कराना है ये?
करवा दो मैम, फिर वो तो की ही नहीं थी। ठीक है चलो, फिर तुम्हारे डाउट्स भी लेने ना, फटाफट करा देते हैं। हम्म। अंशिका गुमराह। अंशिका तुम्हारे नाम से आ रहा है 2 दिन से ये। मैम बड़ा परेशान किया हुआ है मैम। तुम्हें भी करता है क्या कोई पर्सनली परेशान? मैम पर्सनली तो नहीं करता कोई। ठीक है, अगर किसी के साथ पर्सनली कुछ होता है तो बता देना। मैम फिर भी मैम बहुत तंग करता है मैम मेरे नाम से। मैम मेरी फोटो लगी हुई है, देखो आप। क्या आप तो, तुमने पहले फोटो लगा रखी थी ना अपनी मेल आईडी पे, वहां से ले ली होगी उसने जैन मैम उसके। नहीं मैम, ये वाली फोटो नहीं थी। ये वाली फोटो कहाँ लगाई थी तुमने, जो इस मैम आईडी? कहीं भी नहीं। फिर इसको कैसे मिली? मैम मेरे को नहीं पता। कहीं तो तुमने लगाई होगी ना, सोचो। व्हाट्सएप पे लग रही होगी, या फिर तुम, अंशिका तुम पहले शायद तुम्हारे नाम के आगे थी डीपी। मैम हाँ जी मैम, वो गिबली वाली आर्ट वाली थी। हाँ तो वो सी से तो आता है वो ही तो लगा रखी है उसने। मैम नहीं, आज हो रहा है। मैम मैंने तो आज मोहित सर को भी फोन किया, सर ने उठाया नहीं। बाद में बात करूंगी। ठीक है, अभी वो है भी नहीं, वरना एंट्री देके उसको डांट तो देते। चलो छोड़ो, अगर कोई पर्सनली कुछ बोले तो अंशिका बता देना तुम, ठीक है? तो फिर एक्शन लेना हाँ पड़ेगा, जी। देख कौन है। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो करा होगा सबने, यस मैम। यस मैम। क्या किया है? मैम एंगुलर एंगुलर मोमेंटम टॉक का एम दिया था। एंगुलर मोमेंटम का क्या बनेगा? डायमेंशन मैम से फॉर्मूला बनाया। हाँ, एम वी आर, तो फॉर्मूला बन जाएगा मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और आर का एक और, यानी एल टू एल टू टी माइनस वन क्यू। टॉक आर क्रॉस एफ, यानी एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ये एम एल टू टी माइनस टू। तो इसका आर, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आ गया ए का क्यू, बी का आर, है ना, डी ऑप्शन। यस मैम। फोर्थ, मैम बी वाला भी किया था, tan थीटा से एंगल्स निकाल के एंड उसको मैम फिर डिवाइड करके आ गया था 1/। है ना। वीटी ग्राफ क्या थी? वीटी एवरेज एक्सीलरेशन की बात हो रही है। अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालनी है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। यस मैम। तो यानी थीटा निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से, ओ से सी। अगर यही हुआ ना, ये चपेड़ खाएगा ये अब की बार बच्चा। रूबी के नाम से आ रहा है अब की बार। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, करेक्ट। तो 10 30 डिग्री, तो मेरे पास ओ से लेके सी तक की जो एक्सीलरेशन है वो कितनी आई? 10 30 डिग्री। कितना हुआ? 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 1/√3। A2 क्या हो जाएगा? देखो, सी से बी तक, अब ये जो एक्सीलरेशन है सी से बी तक, ये इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब ये रिटार्डेशन है, बट फिर भी स्टिल थीटा तो ऐसे ही निकालेंगे डीवी बाई डी टी, बट ये एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये -10 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, तो A1/A2 कर दोगे तो क्या मिलेगा? 1/3। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये तो बेटा बहुत बार कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस तो। इस पॉइंट पे जितनी स्ट्रिंग्स हैं उन सब में टेंशन लगेगी। यहाँ देखो 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तो इस वाली स्ट्रिंग में, सी वाली में टेंशन तो होगी ही, टीसी। यहाँ ए स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन होगी टीए, और टेंशन हमेशा अवे लगती है। यहाँ बी में टेंशन होगी टीबी, ठीक है। अब देखो, जो टीबी टेंशन है वो किसी एंगल पे लग रही है, जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल होता है ना ये, अगर ये यस एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा।
ये 37, तो ये 37, तो ये टीबी का कौन सा बनेगा, टीबी कॉस 37, और ये क्या बन जाएगा टीबी का साइन 37। साइन 37। ठीक है, तो क्या हुआ, टीबी साइन 37 किसके बराबर आया, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन इसमें। और देखो टीबी कॉस 37 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है, हो जाएंगे बैलेंस कर, यहाँ से टी आ जाएगा 300 वाले से, फर्स्ट इक्वेशन, यस मैम। और ये सेकेंड इक्वेशन। तो टीबी साइन 37 क्या होता है, देखो साइन का डायग्राम क्या होगा, ये 37 डिग्री है, तो इसके सामने वाली 3, बड़ी वाली साइड 5, और ये वाला 4। ठीक है, ये 37 डिग्री होता है, सामने वाला 3 बनता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। तो साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, इक्वल्स टू 300। तो ये 3 से 100 टाइम कट जाएगा, तो टीबी आ गया कितना 500। 500। ठीक है, तो टीबी 500 आ गया, टीसी 300 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब बचा क्या, टीए। तो सेकेंड इक्वेशन से टीए इक्वल्स टू टीबी विच इज योर 500, कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5, है ना, तो ये 100 हो गया, और ये कितना आ गया 400, तो ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ वन, फोर्थ किया बता, नहीं था। देखो फोर्थ कर लो, फोर्थ आसान है, ये एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमारा पार्टिकल ए से चलना शुरू होगा और बी पे जाके, बी पर जा, ये नहीं बोला उसने बी पर रुका है या क्या, उसने बोला है एंड पार्टिकल रीचेज एट, पार्टिकल बी पे पहुंच गया, वो कह रहा है बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो बेटा डाउनवर्ड में mg फोर्स लग रहा होगा, यस मैम। यस। और क्या लग रहा होगा, यहाँ डाउनवर्ड्स में नॉर्मल लग रहा होगा, ये सब बैलेंस हो रहा होगा किससे, mv²/r से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर दिया। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, मैम जो नॉर्मल है वो mg के ऑपोजिट नहीं लगता। नहीं यहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा इस वाले केस में, ये ऐसे है ना, तो इस ब्लॉक पे देखेंगे, इस ब्लॉक को देख रही हूँ ना मैं, तो ब्लॉक पे इस सरफेस की वजह से जो नॉर्मल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ये ब्लॉक जो रखा हुआ है, ये ब्लॉक बी है मान लो, इस ब्लॉक बी पे इस सरफेस, सर्कुलर सरफेस की वजह से जो लगेगा नॉर्मल वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल ऑफ मास m, इस पार्टिकल पे जो नॉर्मल लगेगा ड्यू टू दिस सरफेस वो कहाँ लगना चाहिए, डाउनवर्ड्स लगे ना, वो तो डाउनवर्ड Yes. लगेगा mg में। हाँ, तो यही mg हो गया, यही नॉर्मल हो गया। अब ये फोर्स अगर सर्कुलर मोशन में है तो बैलेंस किससे होगा भाई, अगर n और mg वेट है, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो ब्लॉक तो नीचे गिर जाना चाहिए, बट इसको बैलेंस कर रहा होगा अपना mv²/r, है ना। तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे नॉर्मल प्लस mg किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r, इक्वेशन 1। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं जो ऑप्शन देख रही हूँ वहां वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, इसका मतलब इस v² का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो ए से बी तक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन वाले या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम वाले। अब देखो ये कह रहा है ए से पार्टिकल चला और बेटा वो बी तक जाता है, तो यहाँ पर कई बार बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी ये भी पूछ लेते हैं, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब तुम्हें पूरा जो ट्रैक दिया हुआ है वो स्मूथ ट्रैक दिया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है। फ्रिक्शन क्या है बेटा, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शन रहित। ठीक है, स्मूथ पे फ्रिक्शन नहीं होता। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी क्या रहेगी, याद रखना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी क्या रहेगी,
एनर्जी सेम। कंजर्व, सेम नहीं, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। यानी ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वही बी पर भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। यानी टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। बात समझ में? फाइनली इनिशियली एनर्जी जैसे बनेगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है बेटा mgh, ठीक है। जब भी हम हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी है ग्रेविटी, इसको लिखते हैं हम mgh। तो कितनी हाइट ऊपर है तुम्हारा पार्टिकल 3h, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mg इंटू 3h। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। काइनेटिक एनर्जी उन्होंने बोला है पार्टिकल को रिलीज किया है, तो बेटा जब भी पार्टिकल रिलीज किया जाए या ड्रॉप किया जाए उसके पास वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। यानी इनिशियल उसको जीरो वेलोसिटी दी गई है, तो यहाँ रिलीज किया है तो इनिशियली जीरो है। फाइनली देखो तुम्हारा पार्टिकल इस रेफरेंस हाइट से कितनी ऊपर है, h, ये ना 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 h तो ये है ना, सर्कल पे देखो ये रखिए हो जाएगा, हम 2h। हाँ mg2h। अब मेरी बात सुनो, टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? गुरु चरण सिंह बेटा थोड़ा जल्दी आया करो क्लास में। ठीक है, देखो टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, तुम्हारे पास ए पर इनिशियली सारी एनर्जी एम वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी 3 mgh। अब इस 3 mgh में से बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रही वो 2 mgh ही रही, है ना, 2 mgh रही। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी बदल गई, देखो 3 mgh में से क्या माइनस करोगे यहाँ पर -2 mgh, ये काइनेटिक एनर्जी हुई। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, mgh। mg तो ये वाली मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी इक्वल्स टू mgh। m से m कट गया तो v² किसके बराबर आ गया 2gh। ये वेलोसिटी रही है, इस वेलोसिटी को नॉर्मल वाली इक्वेशन में रख दो, तो नॉर्मल प्लस mg इक्वल्स टू m अपॉन r। वेलोसिटी कितनी है 2gh, ठीक है। तो वेलोसिटी 2gh, r कहां से आ गया ये mv², अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² अपॉन r है, नॉर्मल इक्वल्स टू आर नहीं हुआ ना, ये सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में ये रेडियस h के बराबर ही है, राइट। ये आर, ये आर यहाँ पे h हो जाएगा, है ना, रेडियस यहाँ पे आर, ये रेडियस h है ना, तो रेडियस h हो जाएगा, ये h से h कट गया, तो नॉर्मल कितना आया देखो 2 mg माइनस mg, तो कितने के बराबर आ गया mg के बराबर। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लगानी आनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जब तुम्हारे पास फ्रिक्शन ना हो। याद रखना अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन है तो हम क्या लगाएंगे फिर, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। यस। 5वां क्वेश्चन बताओ, 5th क्वेश्चन। नहीं किया था मैम ये भी। क्यों, ये तो पोटेंशियल का क्वेश्चन है।
मैम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 11th के टॉपिक नहीं किए हुए थे, हम 12th के किए थे, वो किए थे सारे। 12th का ही तो है ये, 12th ही तो है, 12th है 12th। मैम रिंग वाले फॉर्मूले सीखे। देखो मैंने तुम्हें बोला है ग्रेविटी पोटेंशियल, ग्रेविटी मतलब सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बताओ कि अगर मेरे पास एक रिंग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लो ये रिंग है, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा, बताओ। इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज r, टेल मी द पोटेंशियल एट पॉइंट b ड्यू टू दिस चार्ज। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 वाला फॉर्मूला। देखो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र 3/2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा क्या इलेक्ट्रिक है, फील्ड। पोटेंशियल। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता बट ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर होती है, यस मैम। यस मैम। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। हाँ, तो dv इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/, अच्छा v तो है ही ना, 3/2, ठीक है। ये तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, देखो ये करने की भी जरूरत नहीं है इतना बड़ा, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का फॉर रिंग। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ, बाकी डेरिवेशन इसी मेथड से करते हैं उसका, ठीक है। क्या आएगा वेट, फॉर्मूला आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल बनता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 1/2, एक्स हट जाएगा और ये पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये बनता है मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला, किसकी वजह से, एक रिंग की वजह से, ठीक है। मैंने स्फेयर की शायद तुम्हें कराए हैं, रिंग का ये फॉर्मूला बनता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 1/2। बस अब क्या करना है, रिंग 1 और ये रिंग 2। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी टर्म में मैंने क्या बोला है, बस चार्ज को किस में बदल देना, m में, और k को किस में बदल देना, g में। तो ये जी। पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, बस माइनस k किसके बराबर हो जाएगा, g, चार्ज किस में बदल जाएगा, m अपॉन, बाकी ये सब एज इट इज, समझ में आ गया। चाहे फील्ड आए पोटेंशियल आए सारा एज इट इज लिख देना, k को g में बदल देना, चार्ज को m में, बस सब सेम हो जाएगा। अब पी पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे बेटा, वन की एक पहली रिंग की वजह से और एक दूसरी रिंग की वजह से। अब देखो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 3r। 3r। अब ये कह रहा है पी पे पोटेंशियल निकालो, तो पहली रिंग की वजह से पी पे पोटेंशियल लिखोगे, पहली रिंग और दूसरी रिंग की वजह से, ठीक है। पहली रिंग का लिखोगे के, सॉरी जी, इसका मास कितना है फर्स्ट रिंग का, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम अपॉन, देखो पोटेंशियल जो ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है, तो बिना कहे माइनस का साइन लगा दिया करो, माइनस जी एम। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र, एक्स क्या डिस्टेंस है, 1 से लेके इस पी की दूरी कितनी दे रखी है, आर दी हुई है, और इसकी रेडियस भी कितनी दी हुई है, देखो हैविंग सेम रेडियस, आर रेडियस ही दे रखी है, तो आर स्क्र Yes. प्लस आर स्क्र की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 2r स्क्र की पावर 1/2 यानी √2r यस मैम। माइनस v2, यानी सेकंड की वजह से देखो माइनस g, सेकंड वाले का मास कितना दिया हुआ है 2m, तो यहाँ 2m। माइनस 2m लिखोगे अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर,
टोटल 3r है, ये r है, तो ये 2r बचेगा, 2r। यस मैम। 2r। तो एक्स स्क्वायर में क्या लिखोगे यहाँ पे, 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये कितना हुआ, -gm अपॉन √2r माइनस 2gm अपॉन कितना बचा बेटा, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर 5। यस और मैम। रूट। तो इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 -gm/r 1 ले लो, यस ठीक है। मैम। तो ये तुम्हारा आने वाला क्वेश्चन था। इलेवेंथ, देखो ये वाला भी सीख लो, मेरी बात सुनो यहाँ पे। ये होता है बेटा हमारा थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ किसी को याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी को याद है क्या? dq इक्वल्स टू u प्लस dw, कुछ इस तरीके से लिखे थे। डेल्टा यस यू मैम। अब देखो यहाँ q क्या है, ये q है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तुमने कुछ एनर्जी दी, ठीक है, उस सिस्टम को तुमने कुछ एनर्जी दी। अब वो एनर्जी दो तरीके से यूज करेगा सिस्टम, वो सिस्टम जो आपने हीट दी है उस हीट को दो तरीके से यूज करेगा। एक तो कुछ वर्क डन करने में, dw का मतलब वर्क डन, dq का मतलब हीट गिवन, ठीक है, टू द सिस्टम, कि सिस्टम को कितनी हीट दी। अब dw क्या हुआ बेटा, वर्क डन बाय सिस्टम। बात समझ में आई कि वर्क डन ने, सॉरी सिस्टम ने कितना वर्क किया। तो dq और du क्या है, इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिस्टम को एनर्जी दी, तो एक तो सिस्टम ने काम किया, दूसरा सिस्टम ने क्या किया, du का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ाया। उस देखो गैस, एक बात सुनो, चाय ली, चाय मतलब दूध लिया, दूध में पत्ती डाली, चीनी डाली, उसको गैस पे रख दिया, गैस ऑन करी, गैस ऑन करी, एक तो चाय बन रही है, तो एक तो वर्क डन हो गया, है ना। तो वर्क डन क्या हुआ, चाय का बनना, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जो वो मिल्क पार्टिकल्स हैं, जो बाकी के पार्टिकल्स हैं, उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी, यानी उनकी खुद की इंटरनल एनर्जी का बढ़ना। तो वो एनर्जी दो जगह जा रही है, बात समझ रहे हो, वो एनर्जी कितनी जगह यूज हो रही है, दो जगह, एक तो वर्क करने में, दूसरा जो उस सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम की जो गैसेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, और उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्लियर, और डिनोट किससे करते हैं, यू से। अब बात समझ आ गई। अब यस देखो, मैम। अब जो अगर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम का, सुन लो ये 11th के भी तुम्हें ऐसे ही रिवाइज करने पड़ेंगे क्वेश्चन से। अगर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम, यानी मेरे पास पीवी कर्व है, पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है, तो पीवी कर्व का एरिया मेरे को क्या देता है, वर्क डन। क्या देगा बेटा, पीवी वर्क डन। वर्क डन देगा, ये है पीवी कर्व का एरिया, वर्क डन देता है। सवाल में क्या पूछा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी। तो तुम कैसे निकालोगे सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, एक तो वर्क डन निकाल ले प्लस कितनी काइनेटिक। हाँ, कितनी काइनेटिक मत बोलना, इंटरनल बोलना, कि कितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंटरनल एनर्जी कैसा सिस्टम है, कैसा फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बोले तो डिस्प्लेसमेंट सुनिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट sir. काम करती है ऐसे ही इंटरनल एनर्जी काम करेगी। सर्कल के लिए अगर इस पॉइंट से चले हो और इसी पॉइंट पे वापस आ गए तो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट,
0 ऐसे ही काइनेटिक, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे। और अगर सर्कल है तो सर्कल में तो क्या इनिशियल क्या फाइनल कुछ पता ही नहीं, सर्कल है वो तो क्लोज्ड लूप है। तो इनके लिए इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? 0। 0। तो अगर डी यू 0 हो गया तो मतलब डी क्यू सारा का सारा किसके बराबर है? डी डब्ल्यू। इसका मतलब सिस्टम को जितनी भी तुमने हीट दी है वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क डन में, वर्क डन में। है ना? आपने सिस्टम को जितनी भी हीट दी सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये इस सवाल में क्या निकलवाना चाह रहा है? ओनली वर्क डन। वर्क डन। वर्क डन। वर्क डन, है ना? क्योंकि पीवी कर्व क्या देता है? वर्क डन देता है। तो पीवी कर्व निकाल लो, वर्क डन मिल जाएगा। तो इसका वर्क डन कैसा है? अब मैंने क्या बोला? एरिया। कैसा एरिया है ये? सर्कल। तो वर्क सर्कल। डन कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर, R यही square। निकालोगे। यस यस मैम। अब देखो, अब यहाँ पर रेडियस देखो। अगर मैं ये वाली इसकी बात करूं, इस वाले की, तो ये वाली रेडियस कितनी है बेटा? 400 से 800। तो ये आधा कितना बनेगा? पाई कितना बनेगा? 400 में से 800 घटाओ। 400। 400। 400। ये तो 200 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब देखो ये वाली बताओ, ये वाली। मैम ये भी सेम ही हुई ये रेडियस 900 और ये 100। तो 900 में से 100 घटाओ। 800। मैम 800। अब और 800 डिवाइडेड बाई 2, भाई रेडियस 2। चाहिए ना। यस मैम। तो ये कितना आया? पाई 200 मल्टीप्लाई 400। ठीक है। तो ये निकाल लो। 200 400 3.14 कितना बना? है 25.12 into 10⁻⁴। है ना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये याद रखना, ये याद रखनी है चीज तुम्हें। यस मैम ऑप्शन डी यार 25 पॉइंट। 11th। यस मैम ये किया था। अरे मैं कह रही हूँ 11th कैसे किया? 11th में क्या लगाना था? ये तो मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। मैम एक्सियल वाला फॉर्मूला। हाँ देखो, जब भी तुम्हारे पास चार्ज की बात आ जाए और चार्ज में काइनेटिक एनर्जी को जोड़ा जाए कहीं भी, तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी सीधा वर्क से रिलेट करती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्या पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में तुमने? वर्क एनर्जी थ्योरम, ऑल द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी छोड़ो। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? अगर मेरे पास कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स, जहां पर एनर्जी क्या हो? वेस्ट हो। भाई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना यहाँ पे, एनर्जी कंजर्व कर। ये कह रहा है अगर तुमने किसी पार्टिकल को ए से रिलीज किया है और वो इसके सेंटर पे जाएगा तो सेंटर पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? ये पूछा है। सेंटर पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी बता दो। कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी एट ए किसके बराबर कर दो? टोटल एनर्जी एट बी। बी के। अब देखो माइनस क्यू, ए पॉइंट पे क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बी पॉइंट पे क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कहां पर? बी पॉइंट। अब देखो अब क्या लिखा है इन्होंने, ध्यान से सुनो। व्हेन चार्ज क्यू इज रिलीज्ड, रिलीज में मैंने क्या बताया है? जब भी रिलीज या ड्रॉप आए तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी कहलाई जाएगी? 0। यानी इनिशियल कोई वेलोसिटी दी नहीं है उसको, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी लिखेंगे। बी पर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वो भी हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, हम मानते हैं बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा? हाँ हाफ हाफ एम वी बी स्क्वायर।
हाँ, इतना काम बन गया मेरा। अब मुझे ए पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर, या रुको, Q1 Q2 बाय आर ये तब लगाते हैं जब कैसे चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस, करेक्ट। अब यहाँ पर Yes. पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला भी होता है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। भाई यही तो है, के Q1 बाय आर लिखोगे तो ये पोटेंशियल बन जाएगा, मल्टीप्लाई एक और चार्ज कर दूं तो वो एनर्जी बन जाएगी। तो अगर मैं चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पोटेंशियल से, तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल 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 एनर्जी। तो ये माइनस क्यू चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई मैं इस सर्कल का पोटेंशियल लिख दूं ए पॉइंट पे, अभी सीखा है, यस मैम। यस अभी सीखा है। क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा? के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की स्क्वायर पावर, प्लस आर स्क्वायर 1/2। चलो करो, के कैपिटल क्यू, एक्स कितना है 2√2r, कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और 2 8r प्लस 9r स्क्वायर, तो 3r हो गया। देखो रखो वैल्यू, सभी अपनी कॉपी में करेंगे। कॉपियों में लिखो। हम्म, 3R आया मैम। आ गया ना 3r, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अब ये चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। जैसा चार्ज हो, मैंने बोला है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में जब चार्ज लो तो विद साइन लेना, तो माइनस क्यू चार्ज होते हैं, माइनस क्यू लिखेंगे, समझ आ गई बात? इक्वल्स टू, अब बी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हो जाएगा बताओ? के कैपिटल क्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की, आर हाँ आर R. होगी मैम। अरे बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, मैम 2√2r। दिमाग लगा दो थोड़ा, मेरा दिमाग मत खाओ। बी मैम पॉइंट, कुछ बी मैम पॉइंट पे, हाँ जीरो। एक्स तो जीरो हो जाएगा ना बी पे, यस एक्स जीरो है तो आर ही तो रेडियस बचेगी, विच इज आर ओनली, स्केयर का हाफ कर दोगे तो आर, तो बी पर क्या बचा? के कैपिटल क्यू आर माइनस क्यू प्लस हाफ एम वी वी बी स्केयर, बोलो। और देखो ये काइनेटिक एनर्जी, आई थिंक ओनली काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हाफ एम वी स्केयर की जरूरत नहीं, वेलोसिटी थोड़ी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ही लिख लो साइड में, ये हटा दो, हाफ एम वी स्केयर रहने दो, काइनेटिक काइनेटिक लिख दो, ठीक है। माइनस करो, माइनस के क्यू क्यू बाई 3r प्लस के क्यू क्यू बाय आर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। देखना क्या आंसर आ रहा है इसका, सॉल्व करो पहले तो इसको। ये माइनस है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। एलसीएम 3r माइनस के क्यू क्यू, यहाँ क्या बचेगा? प्लस 3q मैम -2/3 KQ क्यूब बाय R। तो यहाँ से क्या बचा? 2q/3r, के को ओपन कर दो, 4πε0, तो ये क्या बचा यहाँ से 2, ये 6 क्यों आ रहा है फिर? मैम बाई 12 आ गया, ऑप्शन बी आ गया मैम फिर। बाई 12 कैसे आया? 6 आया ना। यस मैम। यस मैम 6 हो गया। चार बचेगा ना, 4 2 2 कट गया 6, इसका ऑप्शन नंबर बी है ना आंसर। यस मैम। कहीं एरर तो नहीं करती कैलकुलेशन, एरर देखो।
माइनस के बाद ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस ही जाएगा। 12 4 वो तब बचेगा जब ऊपर के क्यू। कैलकुलेशन में तो एरर नहीं है, देखना ठीक है कैलकुलेशन। यस मैम, कैलकुलेशन तो ठीक है। आंसर क्या है 11 का? 11 का सी तो है फिर आंसर है। यस फिर क्यों डरा रहे हो? सी तो आंसर है फिर। यस मैम। यस मैम। पागल बच्चे। ठीक है, क्या आंसर आया? 6 सी का 6। शायद मैंने तो वो वाला भेजना वो अमनदीप जो मैंने तुम्हें पिछली बार भेजा था तुम्हारे ग्रुप पे, उसमें मैंने सी करा दिया था। मैम मैं एक बार चेक करती हूँ, मैंने डिलीट ना करती हूँ। 2 मिनट मैम, मैं चेक करती हूँ। मिल गई मुझे, छोड़ो। पूरा नहीं कराया, बच्चों को बोल दिया होगा आगे खुद कर लेना। पूरा नहीं कराया, ठीक है, तुम्हें पूरा करा दिया और उनको किसी और मेथड से भी कराया, ठीक है छोड़ो। तुम्हें किसी और से, तुम्हें वही कराया जो तुम्हें आता है ना। मेथड तो यस बहुत हो सकते हैं, तुम वो करो जो तुम्हें सिखाया है, एनर्जी कंजर्व। बट याद रखना बीच में अगर फ्रिक्शन या कोई ऐसा फोर्स आ जाए जो एनर्जी को खाने का काम करेगा, तब एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते हैं। अब ये समझ में आ गया तुम्हें कैसे किया है? तुम्हारी रीच में ही है ये क्वेश्चन। यस मैम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी चार्ज के टर्म्स में चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल भी होता है ना। Q1 यस Q2 इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कैपिटल Q इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, तो वहां पर हम पोटेंशियल की मदद लेंगे, ठीक है, सही है, बढ़िया। यस मैम। यस मैम। 12th यस मैम किया था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यस मैम। सबने कर लिया है। 12th क्वेश्चन। हो रहा है भयंकर। 12th तो कर लिया होगा सभी ने। कल से तुम्हारी क्लास में स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। हम्म, क्या फॉर्मूला, क्या कह रहा है सवाल? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय assume that 66% of the energy supplied is converted into light. परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, देखो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, रिफ्लेक्शन 0। प्रेशर कितना आता है इस वाले केस में? प्रेशर I अपॉन C, एब्जॉर्प्शन में प्रेशर I बाय C बनेगा। यस इंटेंसिटी, मैम। तो मेरे को इंटेंसिटी चाहिए होगी, तो देखो मुझे क्या इंटेंसिटी दे रखी है? नहीं, मुझे पावर दे रखी है कि 100 वॉट का बल्ब है यानी पावर, उसमें से 66% जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, देखो assume that 66% of the energy which is supplied to the bulb is converted into light, है ना। and that the surface of chamber is perfectly absorbing the pressure exerted by the light on the surface of the chamber। तो सिर्फ 66% एनर्जी है जो क्या हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? प्रेशर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था इंटेंसिटी का? और पावर इनटू क्या लिख सकते थे? देखो इंटेंसिटी नहीं, पावर को हम लिख सकते हैं, नहीं, इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लिख सकते थे पावर, ठीक है। तो पावर अपॉन एरिया ये हमारा रिलेशन बनता है। तो यहाँ लिखोगे इंटेंसिटी को पावर अपॉन एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया ना प्रेशर का। अब देखो पावर क्या पूरी 100 वॉट की बल्ब
100 वाट का बल्ब पूरा लाइट इंटेंसिटी कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, सिर्फ कितना, इसका 66%। तो 100 का 66% कितना होगा भाई? ओनली 66। 60 भाई, 100 का 66% तो 66 ही होगा ना, तो पावर 66 हो गई। सी कितना हो गया? 3 इंटू 10⁸ एरिया चाहिए होगा, कितना एरिया है स्फेरिकल बल्ब का? ये रहा 4 पाई, रेडियस कितना है? 0.10, इसका स्केयर। बोलो कर लोगे ये? यही आंसर है तुम्हारा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ना, यस मैम। अब छोड़ के आए होंगे तुम। 13th यस मैम क्लास, कर दिया। क्लास में करा दिया था ये क्वेश्चन तो। यस मैम। ये 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट बनेगा बेटा, ये भी 6 वोल्ट, ये 0.0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट, क्योंकि बीच में जहां तक ड्रॉप नहीं होगा तब तक ये भी 0। इस पॉइंट का कुछ और पोटेंशियल होगा, मान लो x। 0 से 6 के बीच में इनको लगा दोगे, ये 0 यहाँ बीच में किसी x को मान लो, और ये यहाँ मान लो किसी 6 वोल्ट को। तो 0 से और 6 वोल्ट में तो एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कौन? 3 वाला। 0 से x के बीच में कितने लगे हुए हैं? 1.5 वाला। और x से 6 के बीच में कितने लगे हुए हैं? एक तो 6 ओम और 2 ओम। बस कर लोगे, इनका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो करंट निकाल लेना, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट करके, ठीक है? मैम I 1 think- एम्पियर है था। यस मैम। हाँ ठीक है। 14th वाला कर लिया होगा, कितनी बार करा चुकी हूँ? यस मैम। बाकी के बच्चों ने करा है? नेहा कुछ समझ आ रहा है क्लास में? जो बच्चे फर्स्ट डे से क्लास में आ रहे होंगे उनको तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, और जो Yes. नहीं आ रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है फिजिक्स का। ठीक है, इसीलिए कहते हैं चाहे कुछ हो जाए क्लास मत छोड़ो, बेशक सवाल भी ना लगाओ डेली, पर क्लास मत छोड़ो। प्रतीक इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? प्रतीक जल्दी बताओ। हाँ, प्रतीक ही बताएगा। प्रतीक बताओ। हम्म, कौन बताएगा? वो बताएगा आकाश। आकाश बता 14th क्वेश्चन कैसे करेंगे? 14th हम्म, जल्दी बता आकाश। मैम सुनाइए, हाँ, बी ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं, मुझे मेथड चाहिए, जल्दी बोलो। बताओ। आकाश समझ नहीं आ रही मैं क्या पूछ रही हूँ, कैसे करेंगे इस सवाल को? हाँ, क्लास में नहीं आता तो क्लास में नहीं आते तुम, है ना? बहुत हवा में आ रहे हैं मैम, हम तो एक असाइनमेंट नहीं करके देंगे। हाँ, प्रतीक तुमसे ही तो पूछ रही हूँ, बताओ प्रतीक। आकाश और प्रतीक क्लास में क्या करने आते हो तुम दोनों? प्रतीक कैमरा ऑन करो। कितनी बार कराया है ये क्लास में ऐसे क्वेश्चंस? हाँ,
प्रतीक, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए तुम्हारा। बोलो। हाँ बोलो। जब तक तुम नहीं बोलोगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। बोलो जल्दी फटाफट। कैसे नहीं आता ये क्वेश्चन प्रतीक? कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, फिजिक्स में कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ बोलो। दिखाना तो क्यों क्या फॉर्मूला? नुकसान दिखाना ही एक बार क्लास में नहीं थे? मैम। 14th। ये रहा क्वेश्चन, बताओ। आकाश तुम बताओ। मैम पहले वी निकाल लेंगे, फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, हम सी वी भर देंगे, वी भर देंगे, क्या हुआ जाएगा। क्या भर देंगे? कैसे भर देंगे बताना। कैसे भर देंगे? मैम कौन कौन से रेजिस्टेंस लगेंगे इसमें बताओ। कौन कौन से रेजिस्टेंस निकालोगे? मैम पहले वी निकालेंगे मैम अपना। वी कैसे निकालेंगे वही बताओ, वी कैसे निकालेंगे? आकाश, आकाश कुछ पढ़ रहे हो आजकल? हाँ, कि बस कॉन्फिडेंस आ गया है मैं जेई निकाल लूंगा? हाँ, बोलो आकाश। कैसे नहीं आता ये मुझे बताओ। कौन वी कैसे निकालेंगे इसमें बताओ। पहले तो बड़ा उछल उछल के बताते थे कि मैं बताऊं मैं बताऊं, अब बताओ। अब क्यों नहीं बताते हो? हाँ, क्लास में बैठ जाएंगे, मैम करा देंगी सारी चीजें ए टू जेड। मैम के भरोसे बैठे हो। मैम करा रही है तब भी नहीं हो रहा। आकाश ने बिल्कुल पढ़ना छोड़ा हुआ है। आकाश मैं बता रही हूँ, अगर मुझे कल से असाइनमेंट नहीं मिले ना, क्लास में एंट्री नहीं दूंगी। 3 असाइनमेंट करके बड़े हो गए हम तो। आंचल, संध्या, ये जितने भी बच्चे हैं ये, मुझे कल से असाइनमेंट चाहिए वरना एक बच्चे को क्लास में नहीं जाने दूंगी। कुछ नहीं करते हैं। अरे असाइनमेंट छोड़ो, कम से कम जो क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं वो भी तो आने चाहिए, वो भी तो नहीं आ रहे। बस गुस्सा दिलाते हो। पहले इतना पढ़ता था ये आकाश, अब इसने बिल्कुल छोड़ा हुआ है पढ़ना, है ना? क्या करता है आकाश आजकल? तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी फोन करके, ठीक है? या आपके फादर को रीच आउट करूंगी, उनको बोलूंगी कि सर आकाश नहीं पढ़ रहा कुछ भी। हर्ष तुम बताओ इसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को 14th को? हर्ष माधव, कैमरा ऑन करो हर्ष। हर्ष यस मैम, एक मिनट। बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हाँ, मैम सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ही, कैसे फाइंड पैरेलल करना? में।
ये ये पैरेलल में मैम ये 30 ओम वाली और 10 ओम फिर 15 ओम। अच्छा 30 वाली भी लेंगे? यस मैम मैम। मुझे अच्छा 30 वाली भी लेंगे, वाह क्लैपिंग करो जरा हर्ष के लिए। 30 वाली भी लेंगे ये। कितनी बार मैम बताया कुछ मैंने, जिस ब्रांच से कैपेसिटर कैपेसिटर, एक सेकंड, मैंने कितनी बार बताया है जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं नहीं जाए होता। ओपन सर्किट की तरफ। मैं ये बात कितनी बार बता चुकी हूँ, सौम्य बता दो ना जरा, मैंने ये कितनी बार बताया है? मैम बहुत बहुत तकिया कलाम घोषित कर दो इसे फिजिक्स क्लास का। इतनी बार बता चुकी हूँ ये बात। और फिर कहते हो मैम पता नहीं गुस्सा क्यों आता है आपको। गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पे। जब कल को तुम, मैं तो कहूँ टीचर ना ही बनो तो सही है, वरना इतना पेशेंस तो मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन में तो है जितना हम में है। जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा है, देखो क्या कह रहा है, हमें कैपेसिटर में कितना करंट, कितना चार्ज है वो निकालना है। तो कैपेसिटर का चार्ज किसके बराबर होगा? C इंटू वी। सी इंटू कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल। अब कैपेसिटर अगर स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर इज फुली चार्ज। फुली चार्ज का मतलब कैपेसिटर अब यहां से करंट को नहीं जाने देगा। याद रखना, जब वो फुली चार्ज होगा तभी नहीं जाने देगा। अगर कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं है तो वो जाने देगा, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर वो कंप्लीटली चार्ज है तभी ब्लॉक करेगा। अगर उसके पास वो खुद चार्ज नहीं है, वो खुद खाली बैठा हुआ है, तो वो करंट को जाने देगा क्योंकि वो चार्ज होना चाहता है, ठीक है। वो जब तक चार्ज नहीं होगा जब तक करंट को जाने देगा, और जैसे ही चार्ज हो जाएगा करंट को कह देगा चल निकल, अब नहीं आने दूंगा यहाँ से, ऐसे करेगा वो कैपेसिटर। बात समझ में आई? तो अभी ये स्टडी स्टेट मतलब पूरा चार्ज है, यानी इस ब्रांच से करंट नहीं जा रहा। तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। हर्ष तुम सबको, तुम्हारी तो पूरी क्लास को मैं सेकंड बैच में डालूंगी, देखना तुम नहीं पढ़ रहे हो कुछ भी। अब 15, अब निकालेंगे यहाँ से आर इक्विवेलेंट। देखो क्यों, अब मुझे पोटेंशियल तो चाहिए ना, इस कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल है। अब जो ये वाली ब्रांच है ए बी, और जो ये सी डी वाली ब्रांच है, ये किस में है? पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल। मतलब सीडी ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लू ना। सीडी ब्रांच का पोटेंशियल ही एबी का पोटेंशियल होगा, काम बन जाएगा। तो लेकिन उस पोटेंशियल निकालने को मुझे सबसे पहले आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर निकालो। ये 15 और 10 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो कितना पैरेलल 15 और 10 कितना आया पैरेलल में? 6। 6। और 6 और 4 10, तो यानी आर इक्विवेलेंट 10 आ गया। तो V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है? 12, करंट आर 10, तो करंट कितना आ गया बेटा? 1.2। 1.2 है। अब 1.2 एम्पियर। अब देखो 1.2 एम्पियर, यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट अपना जो है C और D, इस पॉइंट पे तो यहाँ से 1.2 एम्पियर करंट निकला, C पॉइंट पे पूरा 1.2 पहुंचा। कुछ 10 वाले से जाएगा, कुछ 15 से जाएगा। मान लो यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2। मुझे I2 से लेना देना नहीं है, मुझे I1 चाहिए होगा, क्योंकि इस CD के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। इस CD के अक्रॉस पोटेंशियल किससे निकलेगा? इसका करंट मल्टीप्लाई बाय इस CD का रेजिस्टेंस, कितना? 10 ओम। यही तो पोटेंशियल आएगा, यानी हमें I1 चाहिए। I1 कैसे निकाला जाएगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सिखाया हुआ है? I1 निकालना है तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लो, I2 का। I2 का कितना है? 15, ऊपर 15, नीचे इन दोनों का ऐड 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, कितना? 1.2। कितना आया करंट? 15/25 मल्टीप्लाई 1.2, कितना आया? 5 तिया 15, 5 5 जो 25, 3/5 इंटू 1.2। निकालो, इसको सॉल्व करो, कितना बना? 12, 2.36, 3.6 इंटू 5, कितना आया ये? I1 इतना ही छोड़ दो, ठीक है। V में रखो,
I1 लिखा 3.6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 दूनी 10, कितना वोल्टेज आया इसके पास? 10.2 वोल्ट। यही आ रहा है क्या कुछ? 7.2 सॉरी, है ना? 7.2। 7.2। अब चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 5, 7.2 कितना आ जाएगा? ये सॉल्व कर लो इसको। 36। 36 माइक्रो कूलम। ये लो। अब मुझे नहीं पता मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार तो तुम्हें क्लास में कराया है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखा चुकी हूँ भाई। अगर पैरेलल में करंट डिवाइड होता है तो जिस ब्रांच में करंट जाना है उससे अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस ऊपर लिखो, नीचे दोनों का मिला के रेजिस्टेंस लिखो। सिक्सटींथ हो गया था, फॉर्मूला बेस्ड है। यस मैम 15th भी आपने करवाया था। कराऊंगी 15, अभी रुको। 16th हो जाएगा। म्यू किसके बराबर आ जाएगा? म्यू इंटू 1 प्लस जाई, ये वाला म्यू आर हो जाएगा, है ना? ये म्यू नॉट, म्यू नॉट इक्वल्स टू, एक बार फॉर्मूला बेटा, एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है इसका, डिराइव करके देखना पड़ेगा। किसी को फॉर्मूला याद है इसका? यस मैम यही है। यही है क्या? यस मैम। ठीक है, तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे ए टू जेड। मुझे भी याद ही है, बट ये छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो कई बार याद नहीं रहते। ठीक है, ये म्यू नॉट होगा, दिस इज म्यू नॉट, और ये एब्सोल्यूट वाली होगी मीडियम वाली। ठीक है, ये बनेगी म्यू एम इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई। 17th कर लिया था। यस मैम। कैसे करोगे 17th को? ये भी देखो क्लास में पूरा ईएमआई का चैप्टर कराया था, ये पूरा ईएमआई आ गया यहाँ पे उठ के। ईएमआई आता होगा तो ये आता होगा। करा है ये क्वेश्चन? यस मैम। देखो इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले 18th बताओ, जो छोटे छोटे वो कर लेते हैं। 18th फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया था। म्यू किसके बराबर होगा? साइन ए प्लस डेल्टा एम, यानी तुम्हारा डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, यही होता है। म्यू इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा एम इज योर डेविएशन, ए इज योर प्रिज्म एंगल। ठीक है, अब प्रिज्म एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है, तो यानी अगर मेरा प्रिज्म है और प्रिज्म की अगर दोनों साइड का एंगल दिया हुआ है, और वो भी कौन सी साइड? रिफ्रैक्टिंग साइड्स, तो वही मेरा प्रिज्म का एंगल होता है ना। अगर मान लो ये वाली साइड और ये सेकंड साइड, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड है और इनके बीच का एंगल दे दिया, वही एंगल प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या होता है? ऐसी दो साइड जो कि रिफ्रैक्टिंग हो, अगर उनका एंगल मिल जाए तो वही एंगल प्रिज्म है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करने का? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब ये बोला है कि मेरे पास, अब देखो म्यू भी दे दिया तुम्हें, म्यू की वैल्यू √2 दे दी। ठीक है, अब बोला है कि मिनिमम डेविएशन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। मिनिमम डेविएशन में क्या होगा? याद रखना, जब भी मिनिमम डेविएशन होगा, ओहो मैंने तुम्हें वो नहीं कराया ना बेटा, मैंने तुम्हें जियो तो कराई नहीं है, छोड़ो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहाँ कराई है मैंने तुम्हें? सॉरी सॉरी सॉरी। 19th बताओ, 19th हो गया था। यस मैम। ये तो कर लिया होगा। तुम्हारे पास 3 पोलराइजर, हमें 3 पोलराइजर दिए हुए हैं। क्या कह रहा है कि 3 पोलराइजर्स हैं, सच इस तरीके से हैं कि उनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ना, पुराने वाले के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट ऑफ फर्स्ट। तो यानी ये ए, ये इसकी मान लो ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, तो बेटा दूसरा वाला कैसे बैठा होगा? दूसरा वाला पहले वाले के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। यानी ये ऐसे थी पहली वाली ए बी, सपोज करो,
तो अब की बार जो ए बी है तुम्हारी सेकंड वाली के साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल हुआ 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, जो थर्ड वाला है, जो लास्ट पोलराइजर है वो पहले वाले के साथ क्रॉस है। क्रॉस का मतलब 90 डिग्री, क्रॉस का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा पहले वाला जो तीसरा वाला है वो पहले के साथ 90 डिग्री पे है, तो वो सेकंड वाले के साथ कितने डिग्री पे हो जाएगा? मैम 60 डिग्री। वेरी गुड, कितने डिग्री पे हो जाएगा? 60 डिग्री पे। यानी जो तुम्हारा सेकंड है और जो तुम्हारा थर्ड होगा उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मान लो ये तुम्हारा सी डी है, तो तुम्हारा जो थर्ड वाला होगा उनमें कितना एंगल आ जाएगा? 60 डिग्री का। बात समझ में आ गई? तो अब देखो यहाँ से अनपोलराइज लाइट आ रही है, पहले वाले के साथ हमेशा कितनी होती है? फर्स्ट से हमेशा निकलती है आई नॉट बाई आई नॉट बाई 2। सेकेंड वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यहां से कितनी निकलेगी बताओ? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर। आई वो है जो ट्रांसमिशन होगी, आई नॉट जो इंसिडेंट हुई है। बेटा इंसिडेंट कितनी हुई है सेकंड पे? आई नॉट बाई 2, तो एंगल 30 डिग्री है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। यहाँ पे स्केयर है तो इसका स्केयर करो, कितना हो गया? आई नॉट बाई 2 कितना हो जाएगा? 3/4 3/4। या 3 आई नॉट बाई 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताओ यहाँ से कितनी ट्रांसमिशन, यहाँ से कितनी ट्रांसमिट हो जाएगी बताओ? इंसिडेंट कितनी हुई है बेटा? यहाँ पे आप लिखोगे आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इंसिडेंट आई नॉट इंसिडेंट है कितना? 3/8 आई नॉट इंसिडेंट हुआ है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्केयर करोगे 1/4, तो कितना आया ये? 3/32 आई नॉट, है ना? आई नॉट की वैल्यू कितने पे रखी है? 32। आई नॉट की वैल्यू रख दो 3/32 मल्टीप्लाई बाय 32। 32 से 32 कट गया, कितना आया? 3। तो सिर्फ देखो 32 इंसिडेंट हुई थी, मिली कितनी? सिर्फ 3 वॉट। ठीक है, कर लेंगे ये। इजी क्वेश्चन है बहुत, इनसे इजी तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, 20 बोलो। 20 20 20 20 20 20 यस मैम। क्या है? देखो एक बोला हुआ है कि एक करंट है जो 4 एम्पियर का है, वो एक 12 वोल्ट के सर्किट में फ्लो कर रहा है डीसी में। अगर हमने उसी कॉइल को क्या किया, एसी में कनेक्ट कर दिया, तो वो कितना करंट फ्लो करा रहा है? 2.4 एम्पियर का। हमें कॉइल का इंडक्टेंस पूछा है कि इंडक्टेंस कितना है। अब देखो अगर एक कॉइल है और उसी कॉइल को तुमने डीसी से लगाया तो करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, तो देखो V इक्वल्स टू आई आर लगाऊं तो वोल्टेज कितनी है? 12, करंट कितना आया? 4, तो रेजिस्टेंस कितना आया बेटा यहाँ से? 3 ओम का। अगर ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ओके, और एक ये कॉइल है, अब इसको तुमने लगाया एसी सोर्स में, ठीक है, अब एसी में मेरे पास ये एक कॉइल हो गई जो कि इंडक्टर है। अब मैंने क्या बोला है कि बेटा इंडक्टर में ना कंडक्टर ही यूज होता है, तो ये एक ऐसा इंडक्टर है जहां पर एल भी है और रेजिस्टेंस भी है ना? इंडक्टर किससे मिलकर बनता है? इंडक्टर बेटा एक कंडक्टर की कॉइल ही तो है, कॉपर की वायर को गोल 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 लपेट दो तो वो कॉइल बन गई, बट है तो वो कॉपर की, कॉपर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो यानी एक कॉइल अपने आप में एक एलआर सर्किट है। बात समझ में आई? एक कॉइल अपने आप में ही एलआर सर्किट है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जो कि तुम्हें फर्स्ट लाइन से मेंशन भी कर दिया है कि कॉइल में रेजिस्टेंस है, मेंशन कर दिया ना, तभी तो 3 ओम आया है। अब देखो अब तुमने इस कॉइल को एसी सर्किट से लगाया तो तुम अपने आप समझ जाओ ये कौन सा सर्किट बन गया? एलआर सर्किट, एलआर सर्किट। अब एसी में जब मैंने तुम्हें बोला है कि बेटा अगर एसी में तुम्हें डीसी वाली वैल्यूज मिल जाएं, तो जैसे करंट 2.4 एम्पियर विच इज नॉट पॉसिबल इन एसी, बट एसी में दिया हुआ है, तो ये कौन सा करंट होगा? आईआरएमएस। ऐसे ही 12 वोल्ट दिया हुआ है एसी का, तो एसी का ये कौन सा है? वीआरएमएस। तो इस सर्किट में यानी जो ये एलआर सर्किट है, इसमें कितना करंट जा रहा है? आप लिखोगे वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस। तो वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस क्या देगा ये सर्किट का? आपकी बार अगर डीसी में था तो रेजिस्टेंस दे दिया, एसी में वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस क्या देगा? इम्पीडेंस सर्किट का, सर्किट का इम्पीडेंस देगा, हाँ या ना? सर्किट का इम्पीडेंस देगा। सर्किट का वी कितना है? 12, 2.4, ये कितना मिल गया भाई?
निकालना z कितना आ रहा है 5, हाँ जी। तो z आ गया 5। अब LR सर्किट में z कैसे निकालते थे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, 5 5 जा ये कितना है z इक्वल्स टू आर कितना आया है बेटा जी, आर 3 आया है, 3 3 जा 9 प्लस एक्सएल स्क्वायर, z कितना है 5 5, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 9 प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल कितना आ गया 2 आ गया, 16 बन जाएगा ना, 16 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्सएल 4 आ गया। एल पूछा है, एक्सएल किसके बराबर होगा, ओमेगा एल के, एक्सएल 4 है, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 एल, तो एल निकालना था, निकाल लोगे 4/2 पाई इंटू 50 करके। यस मैम। ये लो, ये क्वेश्चन था। 21 रहने दो, बेकार सवाल है। 23 24 ये छोड़ो। 25th बताओ, 25th किया, यस मैम। 25th हो जाएगा ना बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, Yes. ये ट्राई करना, जिसने नहीं किया है 25th ट्राई करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है। अगर जिससे नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार कह दो कि मैम नहीं हुआ है, आप करा दो, मैं करा देती हूँ। बोलो, कैलकुलेशन तो तुम ही करोगे, कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी मैं। आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th देखो क्या कह रहा है, मेरे पास एक वायर है XY, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप इस वायर को इन रेल्स के अक्रॉस स्लाइड कराते हो विदाउट फ्रिक्शन, ये लिखा हुआ है। क्या मैंने पढ़ाया था कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और अगर आप उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को स्लाइड कराते हो तो उसमें क्या जनरेट होती है, एक ईएमएफ, उसमें एक ईएमएफ बनती है, सिखाई थी। अगर मैं इसको v वेलोसिटी से चलाना शुरू करूं, अगर आप इसे v वेलोसिटी से चलाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो ये मेरी जो वायर है ये किस में बदल जाती है, ईएमएफ में, एक वोल्टेज में बदल जाएगी। जिसमें मैंने तुम्हें इसमें ये भी सिखाया था कि बैटरी का साइन कहाँ लगेगा, फोर्स कैसे दिखाया था, क्यू वी क्रॉस बी। अगर वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पाम रूल का इस्तेमाल करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी हथेली, और जहां थंब आएगा वो बनाएगा तुम्हारा पॉजिटिव साइन ईएमएफ का, ये नेगेटिव, ये बन गई तुम्हारी क्या, ये बन के तैयार होगी तुम्हारी ईएमएफ। अगर ये ईएमएफ है और ये रेजिस्टेंस आर भी जुड़ा हुआ है, तो ये देखो ये सर्किट ऐसा बन गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया और ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया, करेक्ट। ये ईएमएफ भी आ गई इसमें, मेरी बात समझ में आ रही है। यस मैम। अब ईएमएफ आने, अब देखो ये वायर है, ईएमएफ, अब ये वायर, अब ये करंट, अब ईएमएफ है तो मतलब और क्या आएगा इस वायर में, ईएमएफ है तो करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा, आई, यस आई के बराबर होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, हाँ या ना बेटा। Yes, ma'am. ये करंट जो है ये कौन सा करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला ना, Used. इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बराबर है ईएमएफ अपॉन आर के। अच्छा, अगर अब ये वायर जो कि, देखो मेरी बात सुनो, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में बस घसीट रहे हो, इस वायर में क्या से क्या हो गया, करंट आ गया इस वायर में। अगर इस वायर में करंट जनरेट हो गया एक बार, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी वायर में करंट होता है तो क्या होगा, फोर्स लगता है, फिर मैग्नेटिक, Firstly. पढ़ा है F इक्वल्स टू आई एल बी। अगर I मतलब करंट, L मतलब वायर की लेंथ, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने किसी वायर को जिसमें करंट दौड़ रहा है, अगर उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या बन जाएगा उस वायर में, उस वायर में बन जाएगा, उस वायर में लगेगा क्या, फोर्स, फोर्स लगेगा उस वायर में, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए मेरी बात, इस वायर को आप स्लाइड करा रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो,
भाई कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो जब भी हो सकती है जब फोर्स ना लग रहा हो। तो इसका मतलब नीचे तो वायर पे mg फोर्स लग रहा होगा, और वायर पे कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? ये वायर ईएमएफ में कन्वर्ट हुई, करंट आया, तो आईएल भी फोर्स लगेगा, हाँ या ना? यस मैम। कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो mg किसके बराबर आया? आईएल आई बी। एल बी के। अब मैंने करंट निकालना है इसमें, क्योंकि फॉर्मूले में देखो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कहीं आई का टर्म नहीं है। अब ईएमएफ, आई किसके बराबर होगा? ईएमएफ। ईएमएफ याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा, अगर तुम किसी भी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घसीट रहे हो तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है? बल्ब, सिखाया था, CLV। बल्ब बी अपॉन आर। ये करंट की वैल्यू आ गई, बीएलवी अपॉन आर आ गया ना? हाँ, यस। उठा के पटको। mg इक्वल्स टू आई की वैल्यू रखोगे तो बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन आर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? mgr अपॉन बी स्केयर एल स्केयर। ऑप्शन नंबर थर्ड, बोलो, है ना? यस सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, थोड़ा सा रिवीजन की कमी है, थोड़ा रिवाइज करो जितना हो सके ना, क्लास के नोट्स पढ़ो, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो क्लास के नोट्स को घोट घोट के पी जाओ, मैडम ने कहा क्या क्या लाइन लिखवाई है। क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स एक बार रटने के बाद फिर क्वेश्चंस लगाओ, क्लास क्वेश्चन लगाने के बाद फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अब ये वाला सवाल है, इसमें तुम्हारे पास कितनी वायर्स हैं? देखो यहाँ पर तुम्हें ये वाई डायरेक्शन दे दी, ये जेड और ये एक्स दे दी। अब कितनी वायर हैं जिनकी वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो देखो। पहली वायर, ये सेमी सर्कल वाली दूसरी वायर, और ये वाली तीसरी वायर। भाई जिन जिन में करंट दौड़ेगा वो सब क्या बनाएंगी? करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक, हाँ देखो करंट कैरिंग वायर है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो 3 वायर दिख रही हैं, 1 2 3। तो यानी ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तुम लिखोगे B1 प्लस B2 प्लस B3। अब ये साइन के साथ रखेंगे, देखते हैं कि प्लस होना है कि माइनस होना है, ठीक है? चलो, पहली वायर की वजह से, पहली वायर कैसी दी हुई है? देखो ये ऑल वायर्स आर वेरी लॉन्ग। इफ दीज वायर्स आर वेरी लॉन्ग तो फॉर्मूला क्या बन जाता है लॉन्ग वायर का? इनफाइनाइट वायर। कौन? 2 पाई आर या 4 पाई आर? आई थिंक 4 पाई आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। वेरी लॉन्ग है ना, वेरी लॉन्ग का क्या बनता है? साइन थीटा 90 90 हो जाते हैं। यस मैम, बाय 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर होना चाहिए आई थिंक, है ना? यस मैम, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। Linear parts of okay, no, these are semi infinite wires। इन्होंने बोला है लीनियर पार्ट्स, जो लीनियर पार्ट्स हैं वायर के वो वेरी लॉन्ग है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट बहुत इनफाइनाइट होगा, ठीक है? अब एक पॉइंट तो यहीं पे ही है ना, तो एक एंगल जीरो नहीं बनेगा क्या? आप लिखोगे म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, करेक्ट? यही तो लिखोगे। अब एक एंगल जीरो बनेगा क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट तो इसी के पास ही रखा हुआ है ना, बी Yes. वाला, तो ये 0 डिग्री बनाएगा, और जो इनफाइनाइट वाला है वो 90 बनाता है। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। 4 पाई आर। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा मेरे बेटा। ओके, अब डायरेक्शन बताओ, चलो डायरेक्शन निकालो वो पॉइंट पे। मैम इनवर्ट। क्यों, कैसे इन्वर्ट, कौन कैसे आया? मैम वायर को right में पकड़ था के वो। रिवर्स है मैम अंदर की तरफ। कैसे, क्या है? मैम करंट के डायरेक्शन में थंब लिखेंगे तो फिर फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो एंड करंट मैम की डायरेक्शन कहाँ है? करंट की डायरेक्शन कहाँ है? एक्स एक्सिस यानी इनवर्ड, है ना? तो करंट की Yes, डायरेक्शन ma'am. मैग्नेटिक फील्ड रखा, फिर मैम फिर फिंगर्स को fingers को कर घुमाएं। हाँ तो कहाँ आया? फिर तो ये वाई में आ रहा है। आउटवर्ड आ रहा है। यस यहाँ पे ये काम आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहाँ से आया है? बायोट सर्वोट लॉ क्या कहता है? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यही कहता है। अगर मुझे डीबी वेक्टर चाहिए तो मुझे डीबी वेक्टर क्या करना पड़ेगा?
डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना पड़ेगा। अब मैंने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट से सिखाया है पाम रूल, याद है पाम यस रूल? मैम। अगर फोर्स निकालते थे तो क्यू वी क्रॉस बी पाम रूल से सिखाया है, फोर्स निकालते थे आई एल क्रॉस बी पाम रूल से सिखाया है। तो एल क्रॉस आर करो यहाँ पे। अब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी बताई थी? डीएल वेक्टर कौन सा होता है? जिसमें करंट दौड़ता है, जिस डायरेक्शन में करंट हो वही डीएल वेक्टर होगा, सिखाया है। यस मैम। डीएल वेक्टर जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही डीएल होगा। आर वेक्टर जहां पर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, यानी ओ पॉइंट। अब कर दो फिर पाम रूल का इस्तेमाल, यानी उंगलियां कहाँ रखेंगे? डीएल वेक्टर में। तो डीएल वेक्टर जहां करंट दौड़ रहा है, करंट कहाँ दौड़ रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अब की बार कहां पर है? करंट देखो, एक्स अब की बार इन और आउट है ना, तो यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो यानी करंट अंदर जा रहा है, तो अपनी उंगलियां कहाँ रखोगे? ऐसे इनवर्ड्स, ठीक है। अब आर वेक्टर की तरफ क्या रखनी होती है? पाम, है ना, यही तो होता है एल क्रॉस बी, यानी जो सेकंड वाला होता है, यानी आर वेक्टर इज सेकंड, यानी यहाँ कहाँ रखेंगे? अब पाम रखेंगे, ठीक है। तो अब ओ पॉइंट पे देखो, ये ओ पॉइंट है जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो ओ की तरफ अपनी हथेली रखो। तो थंब कहाँ आया है? थंब कहाँ आया है? डाउनवर्ड। हाँ, पाम रूल लगाएंगे, ठीक है। थंब कहाँ आया है? डाउनवर्ड्स। पाम रूल में बेटा जो पहला वेक्टर होता है वहां पर अपनी फिंगर्स रख दो, और जो सेकंड वेक्टर है वहां अपना पाम रख दो, ठीक है। थंब से तुम्हें एफ मिल जाएगा, जो बराबर में जो होगा इक्विवेलेंट वो मिल जाएगा। यहाँ डीबी है तो थंब से तुम्हें डीबी मिलेगा, यहाँ पर एफ था तो यहाँ पर एफ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एक से सब निकाल सकते हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स होते हैं। पाम रूल को किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में लगा सकते हो। तो कहाँ आया? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में कौन है? देखो माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा? माइनस के कैप में, ठीक है। बी टू, बी टू कौन सा है? सर्कुलर। सर्कुलर में क्या बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब ये सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर में क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट है उसमें अपनी उंगलियां घुमा दो, और अंदर की तरफ, अंदर कौन है आपकी बार? माइनस आई कैप, एक्स यानी आई कैप, तो अंदर आ रहा है ना, माइनस आई कैप रखना पड़ेगा। प्लस बी थ्री का बताओ, थ्री का देखो, अब की बार थ्री का करो। करंट कहाँ आ रहा है अब की बार? थ्री वाले में आउटवर्ड, तो अपनी उंगलियां सब बच्चे बाहर रखेंगे, बाहर की तरफ करो। हमको ओ की डायरेक्शन में लेके जाओ, सॉरी, अपनी हथेली को ओ की डायरेक्शन में, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओ की डायरेक्शन में लेके गए। बताओ कहाँ आ रहा है? अंगूठा कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। दोबारा करो। करंट को बाहर, करंट बाहर, तो अपनी करंट बाहर, हथेली ओ की तरफ। ओ अब की बार इधर है ना, ओ इधर करो, थंब नीचे ही तो आ रहा है बेटा। बेटा देखो, ऐसे ही तो करोगे। उंगलियां बाहर, अपनी नोजी की तरफ चारों उंगलियां रखो, हथेली ओ की तरफ जाएगी, तो थंब नीचे आया ना कि नहीं आया? नीचे। हाँ, नीचे आया, तो माइनस के क्या, ठीक है। अब देखो, अगर इतना भी नहीं बन पा रहा है ना, तो तुम्हें पता है डीबी वेक्टर किसके बराबर है? डीएल क्रॉस आर वेक्टर। अब मेरी बात सुनो, डीएल वेक्टर थर्ड के लिए सिखा रही हूँ। थर्ड में डीएल किस डायरेक्शन में है? आई कैप। आई वेक्टर किस में है? प्लस। प्लस आई में। आर किस में है? देखो ऐसे जा रहे हो ना, माइनस, माइनस वाई है ना, तो माइनस जे कैप, तो आई जे के। आई जे क्या देता है? के, लेकिन ये माइनस जे तो क्या देगा? माइनस के। समझ में आ गया ना भाई? अब तुम ये देखो, ओ यानी ओ मतलब, अब ये ओ ऐसे होगा ना, डायरेक्शन मेरी करंट की ऐसे है, मुझे ऐसे जाना है, तो अब ये माइनस जे में लेना पड़ेगा तुम्हें। बात समझ गए? यस मैम। पहले वेक्टर की देखो, पहले वाले की देखो, पहले वाले के लिए डीवी किसके बराबर है? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीएल यानी करंट की डायरेक्शन किस में है? माइनस आई कैप में। अब बताओ आर कैप आगे की तरफ है, आगे की तरफ मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव जे कैप, वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव जे कैप। आई जे क्या देगा? के देगा, बट नेगेटिव साइन है तो माइनस के। ये लो। बस, अगर तुम्हें ये हाथ पैर घुमाने नहीं आ रहे तो ये कर लो, ठीक है। कभी इसमें तो गड़बड़ी, इसमें गड़बड़ कभी नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड में कर लोगे ये?
डीएल क्रॉस आर कर लेना। Yes, ma'am. ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बेस्ट है। जो ये स्ट्रेट वायर्स होती हैं इनके लिए ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है। जो तुम्हारा बायोट सेवर्ट लॉ का है डीएल क्रॉस आर, ये याद रखना बस। तो माइनस के कैप हो गया, इसको ऐड कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यस तो समझ में आया होगा आज की क्लास में, कुछ 2-4 सवाल सीखे होंगे। यस मैम। ठीक है, चलो ओके देन एवरीवन, बाय, गुड नाइट। और ये मैम बाकी के बच्चे, ये कुछ लड़कियां ही पढ़ रही हैं और बाकी के कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो। मैम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताना है एक बार। इसका डायलिसिस का मैम बाइंडिंग एनर्जी। बताती हूँ, एक मिनट। मैम डाउट भी थे। डाउट अगली क्लास में ले लेना। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताना है इसको, कोई कौन बताएगा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है सौम्या डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो पता है, रिएक्टेंट क्या होंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पड़े, सॉरी जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और वो किसको बना देंगे? एक न्यूक्लियस को। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के मास और ये तुम्हारा रिएक्टेंट का मास। ठीक है, और रिएक्टेंट का मास कैसे लिखोगी? मास ऑफ रिएक्टेंट, या पूरा ही देख लो डेल्टा एम, और कैसे लिख सकते हो डेल्टा एम को? जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, यानी ए माइनस जेड क्या सिखाया था? न्यूट्रॉन का नंबर मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये डेल्टा एम है। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करना है? ये जो डेल्टा एम की वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी कल टेस्ट है क्या स्कूल में? यस नो मैम। मैम। नो मैम। पूछा जिसने सवाल है वो नहीं बता रहा, दूसरा कह रहा है यस मैम। मैम इसको संडे को किस चीज का टेस्ट है? सर ने शेयर नहीं किया मैम इस पर शेड्यूल। सर कर देंगे शेयर। ठीक है, अब तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, क्योंकि क्लास में जो ये डिस्कशन होगा ना, यहाँ से तुम्हारे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। ओके मैम। किसी को कुछ कहना है? मैम वो जो 18 क्वेश्चन था उसमें सॉल्यूशन से हमने सॉल्व किया था, तो मैम वो ऐसे ही होगा? मैम जो आपने म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस वो फॉर्मूला जो बताया था। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, वो फॉर्मूला कैसे आया तुम्हें तो ये भी नहीं पता ना अभी। मैम आपने वो सर ने सॉल्यूशन भेजा ना मैम, उसमें से सॉल्व किया था, तो मैम वो फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं अगर आया तो? ना ना ना, वो मैं सिखाऊंगी तुम्हें, अभी क्लासेस आएंगी तो मैं उसमें तुम्हें कुछ सिखाऊंगी, तब पढ़ना, अभी मत करो, गलत ओके मैम। कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। ओके मैम, बाय, थैंक यू। क्या पढ़ रही हैं नहीं लड़के? मैम, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल। यस मैम। ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। ओके ओके, थैंक यू मैम।